हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास सिविक्स का 4th चैप्टर जुडिशरी। अ ग्लांस एट द न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स यू अ ग्लिम्स ऑफ द रेंज ऑफ वर्क डन बाय द कोर्ट्स इन दिस कंट्री। न्यूज़पेपर पर नज़र डालते ही आपको देश में कोर्ट्स के कामों का एक ग्लिम्स, एक झलक देखने को मिल जाएगी। बट कैन यू थिंक ऑफ वाई वी नीड दिस कोर्ट्स? क्या आपने सोचा है इन कोर्ट्स की, अदालतों की हमें क्या ज़रूरत है? एज यू हैव रीड इन यूनिट 2, जैसा कि आपने यूनिट 2 में पढ़ा, इन इंडिया वी हैव द रूल ऑफ लॉ। भारत में रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है। वॉट दिस मीन्स इज, अभी रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है? दैट लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल पर्सन्स, कानून सभी लोगों पर इक्वली एप्लीकेबल है। एंड दैट अ सर्टेन सेट ऑफ फिक्स्ड प्रोसीजर्स नीड टू बी फॉलोड व्हेन अ लॉ इज वायलेटेड। कोई लॉ अगर वायलेट होता है, किसी कानून का उल्लंघन होता है, तो कुछ फिक्स्ड सेट ऑफ प्रोसीजर्स हैं जो सभी को फॉलो करने होते हैं। टू इन्फोर्स दिस रूल ऑफ लॉ, इस रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करने के लिए वी हैव अ जुडिशियल सिस्टम, हमारे पास एक जुडिशियल सिस्टम है। दैट कंसिस्ट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट्स, जिसमें बहुत सारे कोर्ट्स, अदालतें हैं। दैट अ सिटीजन कैन अप्रोच व्हेन अ लॉ इज वायलेटेड, जहाँ पर सिटीजन्स, देश के जो नागरिक हैं, वो जा सकते हैं अगर किसी कानून का उल्लंघन हुआ है तो। एज एन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो जुडिशरी एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का। द जुडिशरी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। भारत की डेमोक्रेसी में जुडिशरी एक बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड इट कैन प्ले दिस रोल ओनली बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट, और ये इस रोल को प्ले कर पाती है क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। बाकी के जो ऑर्गन है गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, वो इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। व्हाट डज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब है? इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द कोर्ट्स इन योर एरिया एंड द सुप्रीम कोर्ट इन न्यू दिल्ली? आपके एरिया में जो एक लोकल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, क्या उसका न्यू दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से कोई कनेक्शन है? इन दिस चैप्टर यू विल फाइंड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। ये एक पिक्चर आपको गिवन है सुप्रीम कोर्ट की। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी? जुडिशरी का रोल क्या है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे अच्छी बात है पॉइंट्स में आपको गिवन है। कोर्ट्स टेक डिसीजंस ऑन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इशूज़, बहुत सारे इशूज़ पर कोर्ट्स डिसीजन लेते हैं। दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट अ स्टूडेंट, कोई भी टीचर बच्चों को कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दे सकती है, मार नहीं सकती है, ये भी कोर्ट डिसाइड करता है। और अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन स्टेट्स, कोई रिवर अगर 2 स्टेट से गुजरती है तो कैसे स्टेट्स उसके वाटर को शेयर करेंगे, ये भी कोर्ट डिसाइड करता है। और दे कैन पनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम्स, किसी ने अगर कोई क्राइम किया है तो उसके लिए पनिशमेंट भी कोर्ट देता है। ब्रॉडली स्पीकिंग द वर्क दैट द जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग, जो काम जुडिशरी करती है उनको हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, कोई डिस्प्यूट अगर है, झगड़ा है, उसको रिजॉल्व करती है, सुलझाती है। द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स। जुडिशियल सिस्टम एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का, चाहे वो डिस्प्यूट, जो झगड़ा है, विवाद है, वो 2 सिटीजन्स के बीच में हो, सिटीजन्स या गवर्नमेंट के बीच में हो, 2 गवर्नमेंट्स के बीच में हो, स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, या फिर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में हो। सभी डिस्प्यूट्स को कौन रिजॉल्व करते हैं? कोर्ट्स। दूसरा इसका फंक्शन है जुडिशियल रिव्यू एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या जो लिखा है उसका क्या मतलब है, ये फाइनली कौन इंटरप्रेट करता है? कोर्ट। द जुडिशरी ऑल्सो हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इफ इट इज़ बिलीव्ड दैट these are a violation of the basic structure of the constitution। अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून पास किया है और कोर्ट को ये लगता है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया, जो चीज़ें प्रियम्बल में लिखी है कि भारत एक सेक्युलर स्टेट है, देन लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स हैं, डेमोक्रेसी है, फेडरलिज्म है, अगर इनको कोई लॉ वायलेट करता है तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसको लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, नल एंड वॉइड, खत्म कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। ओके, तो सबसे पहले झगड़े सुलझाता है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है, चाहे सिटीजन्स के बीच में हो, सिटीजन गवर्नमेंट के बीच में हो, 2 गवर्नमेंट्स के बीच में हो।
दो स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, जो भी लॉ पास हुए हैं देखता है कि वो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको तो वायलेट नहीं करते। नेक्स्ट इज अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। लॉज को, कानून को अपहोल्ड मतलब बनाए रखता है, कानून की रक्षा करता है और फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराता है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट इफ बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। कोई भी भारत का नागरिक अगर उसको लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकता है, उनको अप्रोच कर सकता है। ओके, पहले एक पिक्चर आपको दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950, द डे इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन इंडिया रिपब्लिक बना। इस दिन हम रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। लाइक इट्स प्रेडिसेसर द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 टू 1949। सुप्रीम कोर्ट से पहले क्या था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था, जो 1937 में स्टैब्लिश हुआ, 1949 तक चला, क्योंकि 50 में वो सुप्रीम कोर्ट बन गया था। इट वॉज अर्लियर लोकेटेड इन द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इन द पार्लियामेंट हाउस। तो फेडरल कोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट भी पहले पार्लियामेंट हाउस के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में लोकेटेड था। इट मूव टू इट्स प्रेजेंट बिल्डिंग ऑन मथुरा रोड इन न्यू दिल्ली 1958। तो प्रेजेंटली ये मथुरा रोड न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, जहाँ पर ये मूव हुआ इन 1958। स्टैब्लिश हुआ 1950 और प्रेजेंटली लोकेटेड जहाँ पर है वहाँ पर ये मूव हुआ इन 1958। ओके, नेक्स्ट एक टेबल दी है। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द टेबल बिलो। टीचर की हेल्प से इन ब्लैंक स्पेसेस को आप फिल करेंगे। टाइप ऑफ डिस्प्यूट एंड एग्जाम्पल, जैसे कि डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। आपको कोई एग्जाम्पल देना है किसी सिचुएशन का जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हुआ हो, या फिर कोई टॉपिक जिस पर डिस्प्यूट हो सकता हो। जैसे कि अभी कोविड-19 के टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस पास की थी जो कि सभी सिटीजन्स को माननी थी, तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये कहकर उनको मानने से मना कर दिया कि जो पब्लिक हेल्थ है वो स्टेट का इशू है, तो पार्लियामेंट उस पर लॉज पास नहीं कर सकती। ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स, ये तो हमने देखा ही, तो स्टेट के बीच में रिवर वाटर को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है। डिस्प्यूट बिटवीन टू सिटीजन्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लैंड को लेकर हो सकता है। लॉज दैट आर इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी कानून अगर पास किया है पार्लियामेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो कोर्ट्स को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, तो वो उसको नल एंड वॉइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलिए अगला टॉपिक है व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है? इमेजिन करिए एक सिचुएशन इन विच अ पावरफुल पॉलिटिशियन हैज एनक्रोच्ड ऑन लैंड बिलोंगिंग टू योर फैमिली। आपकी फैमिली की कोई ज़मीन थी, आपकी फैमिली से वो बिलोंग करती थी, किसी पावरफुल पॉलिटिशियन ने उस पर कब्जा कर लिया है। विद इन दिस जुडिशियल सिस्टम द पॉलिटिशियन हैज़ द पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस अ जज फ्रॉम हिज ऑफिस। अभी ऐसा जुडिशियल सिस्टम है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वही अपॉइंट करते हैं जजेस को और वही उनको डिसमिस करते हैं। व्हेन यू टेक दिस केस टू कोर्ट द जज इज क्लियरली पार्शियल टू द पॉलिटिशियन। अभी अगर ऐसा जुडिशियल सिस्टम है जहाँ पर पॉलिटिशियन ने ही उस जज को अपॉइंट किया है, तो जज ऑब्वियसली पार्शियल होगा पॉलिटिशियन की तरफ। द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड्स ओवर द जज डज नॉट अलाउ फॉर द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। पॉलिटिशियन का जो कंट्रोल है उस जज के ऊपर, वो कभी भी अलाउ नहीं करेगा जज को कि वो एक इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके। दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो इंडिपेंडेंस आज़ादी की कमी है कोर्ट के पास, वुड फोर्स द जज टू मेक ऑल जजमेंट्स इन फेवर ऑफ दैट पॉलिटिशियन। वो फोर्स करेगी कि सभी जजमेंट पॉलिटिशियन के फेवर में ही जाए। ऑल्दो वी ऑफन हेयर ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल इन इंडिया ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द जुडिशियल प्रोसेस। आपने अक्सर सुना होगा कि जो रिच अमीर लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, वो जुडिशियल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन बाय प्रोवाइडिंग फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया है, हमें एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी प्रोवाइड की है। ओके, वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज द सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसी इंडिपेंडेंस का एक एस्पेक्ट है सेपरेशन ऑफ पावर्स, इसको समझेंगे। दिस, जैसे कि हमने चैप्टर 1 में देखा था, की फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जुडिशरी इंडिपेंडेंट भी है और जो तीनों ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की, वो उनमें पावर्स भी सेपरेटेड है।
व्हाट दिस मीन, अभी सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है, इज दैट अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेस थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो बाकी की जो 2 ब्रांचेस हैं लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द जुडिशरी, वो जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ, कोर्ट्स सरकार के अंडर में नहीं है और ना वो उनके बिहाफ पर काम करते हैं। For the above separation of work, well, it is also crucial that all judges in the High Court as well as in Supreme Court are appointed with very little interference from these other branches of government. अभी ये सेपरेशन ऑफ पावर अच्छे से काम करे, इसके लिए एक और ज़रूरी चीज़ है कि जो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जजेस अपॉइंट किए जाते हैं, उनको अपॉइंट करने में सरकार का बहुत कम इंटरफेरेंस हो। अदरवाइज गवर्नमेंट उन्हीं जजेस को अपॉइंट करेगी जो उनके फेवर में डिसीजंस दे। Once appointed to this office, it is very difficult to remove a judge. और एक बार अपॉइंट कर दिया तो उसको रिमूव करना भी मुश्किल है। ऐसा नहीं कि कोई अगर गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन नहीं आया तो फिर वो जज को चेंज कर दे, डिसमिस कर दे, तो ये भी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। उनको अपॉइंट करने में भी बहुत कम इंटरफेरेंस होता है गवर्नमेंट का, और रिमूव करना भी बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव अ जज। ओके, तो ये बनाती है हमारी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट। इट इज़ the independence of judiciary that allows the courts to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive। तो यही इंडिपेंडेंस जो है जुडिशरी को अलाउ करती है कि कोर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये देखने में कि जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है, जो कानून बना रहे हैं और जो उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो अपनी पावर को मिसयूज ना करें। इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, ये तो करता ही है, कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, बिकॉज एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड, क्योंकि अगर किसी को भी लगता है कि उनके राइट्स का वायलेशन हुआ है, उल्लंघन हुआ है उनके अधिकारों का, तो वो सीधा कोर्ट्स में जा सकते हैं। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, अभी हम बात करेंगे इंडिया में कोर्ट्स के स्ट्रक्चर की। There are 3 different levels of courts in our country. हमारे देश में 3 डिफरेंट लेवल पर कोर्ट्स वर्क करते हैं। There are several courts at the lower level. लोअर लेवल पर सबसे नीचे कुछ कोर्ट्स हैं, while there is only one at the apex level. सबसे टॉप पर ऊपर एक ही कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। The courts that most people interact with are what are called subordinate और district courts, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन जिनके साथ होता है वो है सबॉर्डिनेट कोर्ट, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी बोलते हैं। दीज आर यूजुअली एट द, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, तहसील लेवल पर होते हैं, किसी टाउन में हो सकते हैं, और बहुत तरीके के केसेस को ये सुनते हैं। सो हिरार्की में सबसे नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो कि डिस्ट्रिक्ट में या तहसील में होते हैं। हर एक स्टेट को डिवाइड किया जाता है कुछ डिस्ट्रिक्ट में, जिन डिस्ट्रिक्ट में प्रिजाइडेड ओवर बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज, जिनके इंचार्ज होते हैं, प्रिजाइड ओवर करते हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज। ओके, ईच स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट, अभी स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, जो स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट होता है। स्टेट का कोर्ट है हाई कोर्ट, और उस स्टेट में जितने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एट द टॉप इज़ द सुप्रीम कोर्ट इन दैट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, एंड इज़ प्रिजाइडेड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट को कौन प्रिजाइड ओवर करते हैं, मतलब कौन उसके इंचार्ज है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। The decisions made by Supreme Court are binding on all other courts in India. Supreme Court ने जो डिसीजन दिया है वो बाकी के सभी कोर्ट्स पर बाइंड होता है, मतलब सभी को उसको मानना होता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको फिल करना है। सबसे नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर है हाई कोर्ट और सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। और सबसे टॉप पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक ही है, न्यू दिल्ली में है। हाई कोर्ट ये 25 है नंबर्स में। अभी आप कहेंगे सभी स्टेट में होते हैं हाई कोर्ट, तो कुछ हाई कोर्ट्स ऐसे भी हैं जो एक से ज़्यादा स्टेट्स को कंट्रोल करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तो बहुत ज़्यादा होंगे नंबर्स में, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं। अभी ये एक पिक्चर दी है आपको। हाई कोर्ट्स वर फर्स्ट स्टैब्लिश्ड इन द 3 प्रेसिडेंसी सिटीज़ ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1862। तो पहले, अच्छा ये ब्रिटिशर्स के टाइम की बात हो रही है, तो सबसे पहले, क्योंकि स्टेट्स नहीं थे इंडिया में, इंडिपेंडेंट होने से पहले प्रेसिडेंसीज थी, तो सबसे पहले जो हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुए थे वो 3 प्रेसिडेंसीज में हुए थे, कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में 1862 में। उसके बाद हाई कोर्ट बना दिल्ली का
1966 में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि एक तरीके से पूरे इंडिया का था, ये किसी पर्टिकुलर प्रेसिडेंसी का नहीं था, ये बना था 1937 में। करंटली देर आर 25 हाई कोर्ट्स, अभी एनसीईआरटी में दे दिया तो नंबर आपको याद रखना होगा, अभी 25 हाई कोर्ट्स हैं। वाइल मैनी स्टेट्स हैव देयर ओन हाई कोर्ट्स, बहुत सारे स्टेट्स में उनके खुद के हाई कोर्ट्स हैं। पंजाब और हरियाणा शेयर करते हैं कॉमन हाई कोर्ट जो चंडीगढ़ में है। 4 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, आसाम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, इनका कॉमन हाई कोर्ट है गुवाहाटी में। आंध्र प्रदेश, अमरावती एंड तेलंगाना, हैदराबाद में सेपरेट हुए हैं हाई कोर्ट्स 1 जनवरी 2019 से। सम हाई कोर्ट्स हैव बेंचेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट फॉर ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी, कुछ हाई कोर्ट्स ऐसी भी है जिनकी दूसरी जगह भी बेंचेस होती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो हाई कोर्ट है वो है इलाहाबाद में, लेकिन उसकी एक बेंच लखनऊ में भी है, ताकि आसपास के जो केसेस हैं उनकी सुनवाई वहाँ पर हो सके। ओके, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इंडिया में, कॉमन तो शायद नहीं आएगा। और सबसे पहले हाई कोर्ट बने थे 1862 में, 3 जो प्रेसिडेंसीज थी वहाँ पर 1966 में बना हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। 1 मार्क का एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ये पिक्चर आपको दी है हाई कोर्ट ऑफ मद्रास। नाउ आर दीज डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर, डिफरेंट लेवल्स पर कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, स्टेट लेवल पर है, फिर एक सुप्रीम कोर्ट है। क्या ये सभी कोर्ट्स आपस में कनेक्टेड है? येस दे आर। इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, इंडिया में जो जुडिशियल सिस्टम है इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसका क्या मतलब है? दैट द डिसीजंस मेड बाय हाई कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स, की हाई कोर्ट ने जो डिसीजन पास किए हैं वो लोअर कोर्ट्स पर बाइंडिंग हो गए। सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन पास करेगा वो जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सभी पर एप्लीकेबल होंगे। अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस इंटीग्रेशन इज थ्रू द अपेलेट सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है, एक इस इंटीग्रेशन को आप अपेलेट सिस्टम से भी समझ सकते हैं। अपेलेट सिस्टम मतलब अपील का सिस्टम। अगर नीचे वाले कोर्ट के डिसीजन से आप खुश नहीं हैं तो आप उसके अगेंस्ट किसी हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बाद आप जा सकते हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से भी हैप्पी नहीं है तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये है अपेलेट सिस्टम ऑफ इंडिया, जो इस इंटीग्रेशन का ही प्रोसेस है। दिस मीन्स दैट अ पर्सन कैन अपील टू अ हायर कोर्ट इफ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास्ड बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट। अगर किसी को लगता है कि लोअर कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया है वो जस्ट नहीं है, उसमें न्याय उसको नहीं मिला, तो वो हायर कोर्ट में जा सकता है। तो 2 तरीके से इंटीग्रेटेड है। एक तो जो भी, अच्छा ये सुप्रीम कोर्ट था, ये हाई कोर्ट था, यहाँ पर सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स थे। सो सबसे पहले तो ये है कि हायर कोर्ट जो डिसीजंस लेते हैं वो सभी पर एप्लीकेबल होते हैं। हाई कोर्ट ने जो डिसीजन लिया वो सभी हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर एप्लीकेबल होंगे। किसी स्टेट के हाई कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है वो वहाँ के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर एप्लीकेबल होगा। एक तो इस तरीके से इंटीग्रेटेड है। दूसरा इंटीग्रेशन है अपेलेट सिस्टम से, कि यहाँ पर कोई डिसीजन अगर लिया गया है उसके अगेंस्ट अपील हो सकती है हाई कोर्ट में, यहाँ पर कोई डिसीजन लिया गया उसके अगेंस्ट अपील हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय द अपेलेट सिस्टम बाय ट्रैकिंग अ केस। तो अपेलेट सिस्टम से क्या मतलब है? एक केस के थ्रू हम समझते हैं। स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर, स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस है। लक्ष्मण कुमार एंड अदर 1985 का केस है। बहुत अच्छे से इससे आप समझ जाएंगे कि कैसे लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया। सो फरवरी 1950 में लक्ष्मण कुमार की शादी हुई 20 साल की सुधा गोयल से, जो कि दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे लक्ष्मण के भाई के साथ और फैमिली के साथ। 2 दिसंबर 1980 में सुधा की डेथ होती है हॉस्पिटल में ड्यू टू बर्न्स, जलने की वजह से। उसकी फैमिली केस फाइल करती है, सुधा की फैमिली। वाइल दिस केस वॉज हर्ड, ये ट्रायल कोर्ट में केस सुना जाता है। 4 ऑफ हर नेबर्स वर कॉल्ड इन एज विटनेस, 4 आसपास के जो पड़ोसी थे उनको गवाह के रूप में बुलाया जाता है एज विटनेस। तो वो कहते हैं कि ऑन द नाइट ऑफ December 1, जब डेथ हुई उसकी, उस रात को उन्होंने सुधा के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। उसके बाद वो लक्ष्मण के फ्लैट में गए, जहाँ पर उन्होंने देखा कि सुधा साड़ी में है, सुधा की साड़ी में आग लगी हुई है। उन्होंने आग को बुझाने की कोशिश की बाय रैपिंग, सुधा को गनी बैग और ब्लैंकेट में रैप करके। सुधा टोल्ड देम, सुधा ने उनसे कहा दैट हर मदर इन लॉ शकुंतला हैज़ poured kerosene oil on her and that her husband लक्ष्मण had lit the fire। तो सुधा ने उनके पड़ोसियों को बताया कि उनकी जो मदर इन लॉ है, सास है, उन्होंने उन पर केरोसिन ऑयल डाला है और लक्ष्मण ने आग लगाई है। ट्रायल के टाइम पर मेंबर्स ऑफ सुधाज फैमिली एंड द नेबर स्टेटेड दैट सुधा हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू टॉर्चर बाय हर इन लॉज। तो ट्रायल के टाइम पर सुधा की फैमिली ने बताया और नेबर्स ने कि सुधा
को टॉर्चर किया जाता था उसके इन लॉज के द्वारा, और वो डिमांड कर रहे थे और कैश की, स्कूटर की, फ्रिज की ऑन द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड के बॉर्न होने पर फैमिली ने उनके जो ससुराल वाले थे, इन लॉज थे, उन्होंने स्कूटर, कैश और मतलब डाउरी की डिमांड की। एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस लक्ष्मण एंड हिज मदर स्टेटेड, खुद को डिफेंड करने के लिए लक्ष्मण और उनकी मदर ने कहा कि सुधा की जो साड़ी है, साड़ी में एक्सीडेंटली आग लग गई थी जब वो मिल्क बॉईल कर रही थी, हीटिंग मिल्क, दूध गर्म कर रही थी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड अदर एविडेंसेस, इन सब के बेसिस पर और कुछ दूसरे एविडेंसेस के बेसिस पर ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया लक्ष्मण, उनकी मदर और शकुंतला को। कन्विक्ट करना मतलब एक तरीके से वो दोषी उसमें पाए गए, गिल्टी थे, और उनके ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्रा को, और उनको सेंटेंस किया, तीनों को सेंटेंस टू डेथ, मौत की सज़ा उनको दे दी गई। अभी नवंबर 1983, 3 साल के बाद, ये हम बात कर रहे थे, अच्छा दिसंबर में इंसिडेंट हुआ था, 91 में हुआ होगा, कुछ टाइम के बाद जो अक्यूज थे दे वेंट टू हाई कोर्ट टू अपील अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ द ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट ने जो वर्डिक्ट फैसला दिया था उसके अगेंस्ट अपील करने के लिए ये तीनों जो अक्यूज्ड हैं, शकुंतला, उनकी मदर इन लॉ, हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ, ये जाते हैं हाई कोर्ट में, उससे अपर कोर्ट में। हाई कोर्ट ने पूरे आर्ग्यूमेंट्स को सुना लॉयर्स के और डिसाइड किया कि सुधा की डेथ हुई है ड्यू टू एन एक्सीडेंटल फायर कॉज्ड बाय द केरोसिन स्टोव। पहले गैस नहीं होती थी, केरोसिन स्टोव होते थे, तो कहा गया कि उससे एक्सीडेंटली जलकर उसकी डेथ हो गई। लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्रा वर एक्विटेड। एक्विट मतलब नॉट गिल्टी, उनको एक तरीके से दोषी नहीं माना गया, बरी कर दिया गया। ये था फैसला हाई कोर्ट का। ट्रायल कोर्ट ने उनको तीनों को दोषी माना था और सेंटेंस टू डेथ दी थी। अभी आपको याद होगा फोटो एसे ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट। 7th क्लास में हमने देखा था कि 1980s के अराउंड वुमेन्स मूवमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड थे, और 1980 में वुमेन्स ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डाउरी डेथ्स। और वुमेन का जो ग्रुप था वो डाउरी डेथ के बारे में बहुत बात कर रहा था कि जो वुमेन है उनको मार दिया जाता है डाउरी, दहेज की वजह से। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फेलियर ऑफ कोर्ट टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि कोर्ट लोग महिलाओं को जस्टिस दिलाने में, न्याय दिलाने में कैसे फेल रहे हैं। तो जो ऊपर हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, उन्होंने ट्रबल किया डीपली वुमेन को, एंड दे हैड डेमोन्स्ट्रेशंस, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस किए, फाइल किया एंड फाइल्ड अ सेपरेट अपील अगेंस्ट द हाई कोर्ट। अभी उन्होंने अपील फाइल की हाई कोर्ट के इस वर्डिक्ट के अगेंस्ट, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में, इन द सुप्रीम कोर्ट थ्रू इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स। In 1985, the Supreme Court heard this appeal against the acquittal of Lakshman and 2 members of his family. तो ये जो अपील की गई थी, ये जो लक्ष्मण और बाकी के जो दूसरे मेंबर्स थे, उनके भाई और उनकी माँ, उनके एक्विटल के अगेंस्ट की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में इसकी हेयरिंग हुई। द सुप्रीम कोर्ट हर्ड द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द लॉयर्स, के आर्ग्यूमेंट उन्होंने सुने और इस डिसीजन, इस फैसले पर वो पहुंचे दैट, और उनका जो डिसीजन था वो डिफरेंट था हाई कोर्ट से। उन्होंने पाया कि लक्ष्मण एंड हिज मदर गिल्टी, लक्ष्मण और उनकी जो मदर है वो गिल्टी है, दोषी है, बट एक्विटल ऑफ ब्रदर इन लॉ सुभाष। लेकिन सुभाष को उन्होंने, जो ब्रदर इन लॉ थे, भाई थे इनके, उनके हस्बैंड के, उनको एक्विट कर दिया। उनको एक तरीके से वो दोषी नहीं थे, बिकॉज दे डिड नॉट हैव, क्योंकि उनके अगेंस्ट इनफ एविडेंसेस नहीं थे, सबूत नहीं थे। द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड टू सेंड द एक्यूज टू प्रिजन फॉर लाइफ, और उनको उम्र कैद की सजा दी गई। तो इससे आप समझ गए होंगे किस तरीके से जो एपेलेट सिस्टम है, अपील का सिस्टम है, वो वर्क करता है। और इसी से पता लगता है कि सभी कोर्ट्स इंटीग्रेटेड है। जो लोअर कोर्ट ने फैसला दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दिया, उसके अगेंस्ट अपील की, जिनकी ऑब्वियसली फेवर में नहीं था वो डिसीजन, सुधा के इन लॉज की फैमिली ने हाई कोर्ट में, उसके बाद उनके फेवर में डिसीजन आया। तो फिर वुमेन मूवमेंट करने वाली कुछ महिलाओं ने अपील की हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में। तीनों के डिसीजंस अलग अलग थे, लेकिन फाइनल कौन सा डिसीजन माना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि हमने देखा था कि टॉप कोर्ट जो डिसीजन लेता है वो बाकी के नीचे जितने भी कोर्ट्स हैं उन पर बाइंडेड होता है, उनको मानना पड़ता है। ओके, द सबऑर्डिनेट कोर्ट इज मोर कॉमनली नोन बाय मेनी डिफरेंट नेम्स। जो सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। दीज इंक्लूड, में ट्रायल कोर्ट उनको बोलते हैं, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, कोर्ट ऑफ द एडिशनल सेशन जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज। ओके,
अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं हमारे, इनको हम कवर करेंगे सेकेंड पार्ट में। अभी के लिए इतना ही। होपफुली यहाँ तक चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।